हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन। आज से आप लोगों के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसमें आपका 30 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट एग्जाम का, तो इंटरमीडिएट एग्जाम में 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 35 क्वेश्चन बनाना होता है, यानी 35 मार्क्स का सवाल आता है ना। यानी कि इसमें 70 में आपका 35 क्वेश्चन बनाना होता है। तो मान के चलिए 70 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी का, तो 10 से 15 सवाल उसमें भी मिलता है। अगर हम बात करें जेई का, तो जेई में मिनिमम 20 से 25 सवाल पूछा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का, इसमें भी 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का या लोको पायलट का, तो इसमें भी आपका स्पेशली ट्रेड टेस्ट आप फिजिक्स लेकर के फिजिक्स से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। तो जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट साइंस से होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है फिजिक्स का। तो फिजिक्स से अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव पे आपका पकड़ है, तो इससे आप अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं कि आपका फिजिक्स इम्पॉर्टेंट है हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आपका इससे पकड़ आ जाता है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिजिक्स से सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होगा ये वीडियो, या इस वीडियो सीरीज को जो लगातार देखेंगे, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम 2021 में बैठने जा रहे हैं। इसके अलावा 2022 में जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, इसके अलावा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव वीडियो साबित होगा। तो वीडियो मैं रेगुलर डालूंगा ऑब्जेक्टिव, और आप लोग रेगुलर बने रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और एक चीज़, हाँ, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी हर सेमेस्टर में, यानी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2 में, उनसे अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 25 सवाल वहाँ भी आता है। तो इनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव वीडियो साबित होगा, और वो रेगुलर अगर देखते हैं तो उनका फिजिक्स से क्वेश्चन बन जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए देखते हैं इस सवाल को, जो कि पॉलिटेक्निक एग्जाम 2019 में पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कहता है, देखिए, दिए गए परिपथ आरेख में वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या है। इंग्लिश में देखते हैं, इन द गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग इन द वोल्टमीटर इज, यानी कि इस वोल्टमीटर में क्या रीडिंग देगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि वोल्टमीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और वोल्टमीटर हमारा वोल्टेज बताता है। अमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अमीटर से हम लोग करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा वोल्टेज में कितना रीडिंग आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा, तो सबसे पहले हम इसमें करंट निकाल लेंगे। देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा, चूँकि सीरीज में है तो सीरीज में सीधे जोड़ देंगे, तो 6 4 10 और 2 12 ओम, है ना। अब चूँकि ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V = IR, है ना। ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ की सहायता से इसमें फ्लो होने वाले करंट का मान निकाल लेंगे। देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर से वैसे होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ये भी छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा करंट जो है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट इधर से जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आगे देखिए, तो कितना हो गया करंट, I = V/R। वोल्टेज कितना है, 10, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम। तो ये क्या हो गया, I एम्पियर। कितना करंट इसमें से फ्लो होकर आ रहा है, यानी 10/12 एम्पियर। अब ये 10/12 एम्पियर करंट इस पूरे सर्किट में जा रहा है।
करंट तो सेम होगा, है ना, करंट क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसमें देखिए इसके क्रॉस का पोटेंशियल, इसके क्रॉस का पोटेंशियल, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो अगर हमारा सवाल पूछा गया इसके क्रॉस का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फिर फॉर्मूला लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर। आई कितना हो गया, तो 10/12 और R कितना है 6 ओम। काट दीजिए तो 6 दूनी 12, 2 5 10, यानी 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना वोल्ट बताएगा, यानी वोल्ट मीटर कितना वोल्ट बताएगा, 5 वोल्ट। वोल्ट मीटर रीडिंग 5 वोल्ट देगा। तो इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे सवाल करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन देख चुके थे। 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एंड रेडी इन द रेशियो 3:4। कह रहा है कि 2 तार है, एक ही मटेरियल का है ना। तो मटेरियल का एक ही मटेरियल का, तो इसका रेसिस्टिविटी सेम होगा, है ना, रेसिस्टेंस सेम होगा। तो हैविंग लेंथ एंड रेडी, लेकिन रेसिस्टेंस तो निर्भर करता है लेंथ पे, और लेंथ का रेशियो अलग अलग दिया हुआ है ना। क्या कह रहा है, लेंथ का रेशियो, हैविंग लेंथ एंड रेडी इन द रेशियो, यानी लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है। क्या लिख लेंगे, L1/L2, क्या ले लेंगे 3/4, और रेडियस R1/R2 दिया हुआ 3:2, है ना। रेसिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है तो, लेकिन लेंथ अलग अलग लिया है और रेडियस भी अलग अलग लिया है, तो निश्चित है कि करंट उसमें अलग ही होगा। तो पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, रेशियो ऑफ करंट इज। इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, वो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, देखिए, है ना। और दोनों कहाँ से कनेक्टेड है, तो 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से। इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 है और ये R2 है। क्योंकि रेसिस्टेंस निर्भर करता है लंबाई और रेडियस पे, रेसिस्टिविटी सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है तो चलिए अब चूँकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, रेसिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टेंस R इक्वल टू ρL/A। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, बहुत सारा हिसाब इसमें से इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। तो ये R1 के लिए होगा L1/A1, और ये R2 के लिए लिख लेते हैं ρL2/A2, और इसको चेंज कर दीजिए ρL1/πR1 का स्क्वायर, और R2 इक्वल टू ρL2/πR2 का स्क्वायर, है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर। चलिए अब क्या कर देंगे, दोनों सबसे पहले हमको करंट निकालना, करंट का रेशियो, तो रेसिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R1/R2, तो क्या हो जाएगा, R1 ρL1/πR1 का स्क्वायर डिवाइडेड ρL2/πR2 का स्क्वायर। अब देखिए जो कटता है उसको आसानी से काट दीजिए, रो से रो कट जाएगा, सेम होगा, है ना, पाई भी कट जाएगा। इसको अच्छे तरीके से ऐसे काटिए, L1/πR1 का स्क्वायर। अब चूँकि देखिए यहाँ से डिवाइड है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पलट जाएगा, πR2 का स्क्वायर बाई L2, ये कट गया। अब चूँकि देखिए क्या हमारे पास आ गया, L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसलिए चूँकि हमें मालूम है दोनों का रेशियो, अब दोनों का रेशियो पुट कर दीजिए। कितना दिया हुआ है L1/L2 का मान, यहाँ पे लिख देते हैं, L1/L2 के जगह पर लिख देंगे 3/4, और R2/R1, तो चूँकि यहाँ पे R1/R2 पलट दीजिए तो R2/R1 कितना हो जाएगा 2/3, और स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4/9, सीधे लिख देते हैं यहाँ पे 4/9, तो ये कट गया, 3 से 3 जा 9, 1/3, यानी कि दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, R1/R2 का रेशियो 1/3। अब हमें करंट निकालने में आसानी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको करंट निकाल लीजिए आसानी से। करंट क्या लिख देते हैं, I1/I2, है ना। तो क्या लिख देंगे, करंट I बराबर V/R, है ना, करंट I बराबर V/R। तो V कितना था 6 बटे R1, चूँकि I1 में निकाल देना था R1, और 6/R2। बस इसको अरेंज कर दीजिए। अब इसको फिर से पलट देंगे, क्या हो जाएगा 6/R1 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा बाई 6, कट गया।
तो क्या आ जाएगा I1/I2 इक्वल टू R2। देखिए अब यहाँ पे R1 क्या लिख सकते हैं, यहाँ से R1 इक्वल टू लिख सकते हैं R2/3। तो लिख दीजिए R2 तो R2 रह गया और R1 की जगह पे क्या लिख देंगे R2/3। R2/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, कट गया। तो क्या आ गया रेशियो 3/1। इसलिए I1/I2 का रेशियो 3/1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 3:1। अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी राइट है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है नेक्स्ट देखिए कह रहा समान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कौन होगा, है ना। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। मतलब कि किसी इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी रिजल्टेंट आर है, इनमें से किन्हीं एक वेक्टर के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए के बराबर मैग्नीट्यूड है इसका, है ना। तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर किसके बराबर, ए के बराबर। अब देखिए अब इसमें से क्या कह रहा है, देन द एंगल बिटवीन देम इज, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला है a² b² + 2ab cos थीटा। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर है, तो वेक्टर ए के बराबर। अब कैलकुलेट कर दीजिए क्या हो जाएगा, √a² + b किसके बराबर है, तो a का, तो a² + 2a × a cos थीटा। क्या कर देंगे देखिए, लिख दीजिए a² + a² 2a² + 2a × a² cos थीटा। तो कितना आ गया, अब देखिए ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा a² = 2a² + 2a² इसमें कॉमन ले लीजिए अंदर, 2a² कॉमन तो 1 + cos थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे कर दीजिए 2a² ले लीजिए तो 1 + cos थीटा। चलिए अब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो कितना, इतना आ जाएगा, a² से a² खत्म हो गया, 2 को इधर भेज दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, 1 + cos थीटा। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको इधर कर देते हैं तो cos थीटा + 1 = 2, इसलिए cos थीटा = 1/2 है, 1/2 इसको माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, -1/2। अब ध्यान देने की बात यह है कि cos में कितने डिग्री का मान -1/2 आता है ना। तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा = cos 120 डिग्री, इसलिए थीटा = 120 डिग्री। अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन राइट होगा, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं देता तो इसका मान क्या हो जाता है, cos थीटा = cos इनवर्स -1/2, ये भी राइट ऑप्शन होता है। तो जैसा ऑप्शन देगा उसके अनुसार हम दिमाग लगा करके उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग न्यूमेरिकल देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे न्यूमेरिकल नेक्स्ट।